नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका मार्च में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ जैसा आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 होना था आपको अगस्त में, लेकिन हो गया आपका मार्च में। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी आपको खबर निकल कर के आ रही है कि वो आपको अपने निर्धारित समय अगस्त में ही आपको होने वाली है। उस समय आपको टीआरई 3 होने वाली थी, लेकिन अब उस समय टीआरई 4 होगा। तो उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। तीसरे चरण में 71,000 आपको शिक्षकों की भर्ती होगी। साथ साथ चौथे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ऐसा के पाठक जी का आपको कहना है। तो निश्चित रूप से ये आपको उच्च अधिकारी हैं, तो इनका कहना आपको जायज़ है। और जायज़ कहने का अर्थ ये है कि इनका जो कहना है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये सिर्फ झांसा है, क्या होगा ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ये इतने बड़े अधिकारी हैं कि निश्चित रूप से इन्होंने कहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको सत्यता होगी ही। तो ये आप न लीजिए टेंशन कि आपको टीआरई 4 आपको नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी अपीयर होंगे, उनका चांसेज भी आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की ओर से 3 ही चांसेज आपको दिए जाने के बारे में बात कही गई थी। तो क्या चांसेज बढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहली बात कि जो टीआरई 3 है ये आपको बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अर्थात आपको मैं बता दूं कि इसका सारा प्रक्रिया अब शुरू होने, अर्थात फॉर्म विज्ञापन के बारे में हम लोग बात करें तो मात्र 8 से 10 दिन का अब आप लोगों के पास समय मिलने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि 10-12 तारीख से आप लोगों का जो इसका फॉर्म वगैरह की जो प्रोसेस है ये आपको शुरू होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से जो भी आपको इसमें हिस्सा लेने वाले हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और साथ साथ एक बात और भी उन्हें ध्यान देना है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के कि यदि उनका डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं हो तो वो अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त करा लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और क्या कुछ यदि गड़बड़ी है तो उसे आप सुधार कर लें। साथ साथ ये भी बातें आपको ध्यान देनी है कि जाति निवास जो भी ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, एनसीआर का लाभ लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आप अपना नया कर लें। यदि पुराना हो तो पुराना लेकर के न जाएं, आप नया आपको अप टू डेट कर लेना है। क्योंकि जब आप इसके चलते छटेंगे तो समझिए कि आपको कितना मतलब बुझाएगा, और एक चांस भी आपका चला जाएगा। और जिसका लास्ट चांस होगा तो निश्चित रूप से वो आपको बर्बाद ही हो जाने वाले हैं। एक बात और भी आप लोगों का एक कॉमन प्रश्न है कि क्या ए स्टेट को आपको उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी दिखता नज़र नहीं आ रहा है कि उम्र सीमा में ए स्टेट को आपको छूट मिलेगी, या फिर टीआरई में ही आपको उम्र सीमा की छूट मिलने के बारे में आपको कोई चांसेस नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल में जो टीआरई का उम्र सीमा है वो आपको 37 वर्ष है, महिलाओं का 2 वर्ष बड़ा है। SC ST के बारे में हम लोग बात करें तो आपको 42 वर्ष आपको उम्र सीमा रखा गया है। तो वही आपको उम्र सीमा इस बार भी आपको रहने वाली है। अब बहुत बड़ा आपको प्रश्न है अदर स्टेट के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करें STT के उम्र सीमा बढ़ने के बारे में, तो इसकी अभी तक कोई चांसेज नहीं दिख रहा है कि उम्र सीमा आपको इसका जो इसमें छूट आपको मिले। अदर स्टेट के बारे में बात करें कि अदर स्टेट को क्या इसमें आपको मौका मिलेगा, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आपको अदर स्टेट को मौका मिलने वाला है। हाँ, एक बात है कि ये आपको अनलिमिटेड तरीके से जनरल की सीटों पर फाइट कर रहे थे, अब वो अनलिमिटेड तरीके से जनरल सीटों पर फाइट नहीं करेंगे। अब इनमें जो है इनका आपको कमी होगी। उस समय उनको पीएम का सपना था, अब पीएम का सपना जो है चूर-चूर हो चुका है। तो इस पर अब आपको कंट्रोल लगेगा। और जो आपको मैं बता दूं कि 20,000 25,000 भर्ती हो जा रही थी, तो ऐसा कुछ भी 20,000 25,000 कहने का अर्थ है कि 20% 25% से मेरा अर्थ था, ठीक है ना। उतने आपको इस तरह सरकार के आंकड़ा में तो है कि 15% अदर स्टेट के हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक है। इतना कहीं भी आपको किसी भी स्टेट में मौका नहीं मिलता है अदर स्टेट को, जितना बिहार में इस बार मौका मिला था। लेकिन इस बार आपको कंट्रोल लग जाएगा। अब वहीं पर हम लोग टीआरई 4 के बारे में बात करें कि टीआरई 4 में क्या अदर स्टेट को मौका मिलेगा, तो वहां पर मैं आपको बता सकता हूं, शायद अनुमान लगा सकता हूं कि इस पर डोमिसाइल नीति लागू हो या फिर इससे भी कुछ कम आपको वहां पर अदर स्टेट को भागीदारी मिले। क्योंकि डोमिसाइल की मांग आपको शुरू से चल रही है। पूर्णतः तो डोमिसाइल आपको वैधानिक नहीं है, लेकिन अब जो भी होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन हम
लोग बात करें पहले की अपेक्षा अब काफ़ी कम आपको अदर स्टेट को मौका मिलेगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब 5 मौके मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई में मात्र आपको 3 ही चांस मिलते थे, सिर्फ आपको 3 ही चांस अभी तक भी हैं, लेकिन 5 चांस के बारे में बात करें, खुद बीपीएससी का 4 चांस है जनरल के लिए, तो क्या टीआरई में आपको सिर्फ 3 ही चांस रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसका सब कुछ कोर्स भी खर्चीला है, इसके लिए एक अलग तरीका का आपको डिग्री चाहिए, जो जिन्होंने डिग्री होल्ड किया है अब उनको सिर्फ आप 3 ही चांस में बाहर कर दें, ये कहाँ का न्याय है। तो मैं बता सकता हूँ इस विषय पर कि बहुत जल्दी आप लोगों का टीआरई 3 जो है ख़त्म होने के बाद इसके चांस में भी बढ़ोतरी आप की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको 2 चांस और भी मिलने वाले हैं, अर्थात टोटल आपको 5 चांस मिनिमम आपको निर्धारित किए जाएंगे, ऐसी आपको संभावना है, ऐसी खबरें आपको निकल करके आ रही हैं। लेकिन टीआरई 3 के बाद ही ये आपको चांस 2 बढ़ने वाले हैं, ये बातें आपको हैं। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन उन लोगों को है कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 दे चुके हैं तो क्या टीआरई 3 में हिस्सा लें या फिर टीआरई 4 का इंतजार करें। तो वो उनके मन पर है, वो खुद अपनी इच्छा यदि करें, उनकी तैयारी अच्छी है तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और नहीं तो एक बड़ी वैकेंसी आपको आने वाली है। हम लोग इस टीआरई 3 के बारे में बात करें तो इसमें 50-50 आपको वैकेंसी होने वाली है, लगभग आपको 50-50 कहने का अर्थ है कि 10+2 में आधी जो सीटें हैं 10+2 में आपको रहेंगी, और बाकी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको 50% रहेंगी। तो ये सीटें हम लोग 50% जो इसकी सीटें हैं ये सिर्फ 10+2 में आपको आने वाली है टीआरई 3 की, और बाकी 50% में सभी रहेंगे। तो जिनको आपको 1 to 5 में फाइट करना है, 6 to 8 में फाइट करना है और सिर्फ उनके पास एक ही चांसेस है, तो वो यदि उनको डर है कि 5 चांस न मिले तो उस स्थिति में इस टीआरई में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं और अगले टीआरई का वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीटों की संख्या कम रहने वाली है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें लगभग 50% आपको 10+2 में, और वहीं पर 50% हम लोग बात करें तो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में आपको वैकेंसी आने वाली है। आगे हम लोग बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो टीआरई 3 में निगेटिव मार्किंग की कोई संभावना नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको जब टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। टीआरई 4 के बारे में बात करें तो उसमें कुछ हो सकता है कि एक नया अलग तरह से प्रावधान ला करके पुनः आपको निगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया जाए, जैसे कि पहले आपको किया गया था। तो निगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। सवालों के बारे में हम लोग बात करें कि सवाल कितने रहेंगे, तो वही आपके सवालों के बारे में बात करें तो जो भाषा की अहर्ता है, जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 2 से हटा दिया गया था, तो चांसेज हैं कि जो आपको सवाल है अब 120 ही आपको सवाल है, 120 अंक के, और इसी में आपको फाइट करना है। भाषा को आपको हटा दिया गया, इस पर आमतौर पर तो केस चल रहा है, क्या कुछ होगा उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। जो केस का निर्णय होगा वो तो आपको उसके अनुसार रिजल्ट देना पड़ेगा बीपीएससी को। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति निवास ईडब्ल्यूएस एनसीएल आपको नया चाहिए, तो निश्चित रूप से जो भी जिनके पास नया नहीं है, ठीक है ना, वो अपना ये सब कुछ आप नया कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस भी एनसीएल भी ये सब कुछ आप नया कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। साथ साथ यदि महिलाएं हैं तो महिलाएं सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पिता के पते से बनवाएं, और यदि नहीं बनवाएं, यदि शादीशुदा हैं और बिहार की हैं तो अपने पति के पते से भी आप वो बनवा सकती हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जो निवास है अपने पिता का लगाना होगा। यदि निवास उनके पिता का लगेगा तो निश्चित रूप से वो पति के से भी आपको बनवा सकती हैं। ऐसा कुछ आपको लेटर के माध्यम से निकल करके आता है। ये डॉक्यूमेंट आपको होने जरूरी हैं, जो कि आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन कौन से जाति आपको चाहिए होगा, आय चाहिए होगा, निवास चाहिए होगा, जो भी जिसके लिए है उसकी आपको वह बातें कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं, ठीक है ना। किसी को जाति ही चाहिए, किसी को आय चाहिए, आय के साथ साथ आपको ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में बात, निवास सबको चाहिए, तो ये बातें आपको हैं। विवाहित महिलाओं के लिए वही बातें मैंने आपको कहा कि उनके पिता के पते से बनेगा एनसीएल वगैरह। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो पति के पते से भी आपको बनेगा, पिता के पते से भी बनेगा, लेकिन वही स्थिति आपको मैंने बताया कि जो उनका निवास है वो वहाँ पर आपको साबित करना होगा कि वो बिहार के निवासी हैं। अदर स्टेट को किसी भी प्रकार का कोई आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर हम लोग बात करें कि जो करेक्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड है। यदि इसमें त्रुटियां हैं, त्रुटियों कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे यदि पता में त्रुटि है तो पता आपको चेंज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पता के बारे में मैं बात करूँ कि यदि आपका मायका कहीं और का है, ससुराल कहीं और का है, या फिर आप कहीं और रहते हैं, पिता कहीं और रहते हैं वास्तव में बिहार के, और एड्रेस है
अदर स्टेट का। तो वैसी स्थिति में आपको कोई चेंजिंग अपने पते पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता में कोई परिवर्तन नहीं कीजिए, नाम में गड़बड़ी है तो भी आप परिवर्तन नहीं कीजिए, लेकिन चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन एक अपडेट ये है कि ये जो आपको बीपीएससी ने मांगा था 6 महीने का जो भी आप आधार कार्ड में चेंजिंग करवाए हैं, तो उस स्थिति में अब क्यों बीपीएससी टीआरई 1 के वैसे अभ्यर्थी जो कि हाल फिलहाल के 6 महीने के अंदर के आधार कार्ड में चेंजिंग करवाए थे उनका डाटा मांगा गया था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि इसमें चेंजिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम और पता में तो बिल्कुल भी भूल कर भी आप चेंजिंग न करवाएं। साथ साथ आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, यदि आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई एक चीज़, ठीक है ना। 10th का सर्टिफिकेट आपको वही होना चाहिए, और जो इसमें डिटेल्स हैं वही डिटेल्स आपको नाम पता को लेकर कहने का अर्थ है कि ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उसमें आपको करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ है कि नाम, जैसे मानकर चलिए कोई भी नाम है और नाम कभी आपको सटा करके लिख दिया जाता है, कभी उसमें स्पेस दिया जाता है, कभी नहीं स्पेस दिया जाता है। अर्थात 10th के सर्टिफिकेट में है कि स्पेस है, बाकी डॉक्यूमेंट में यही स्पेस, जिसे मानकर चलिए ये खत्म हो गया, एक ही में आपको जुड़ गया, तो वैसी स्थिति में आप पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको चाहिए। साथ साथ जो 10+2 में आप हैं, यदि उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजी का आपको मार्कशीट चाहिए होगा। ये आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। साथ साथ बीएड का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डीएलएड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अपीयरिंग को मौका इस बार जो है नहीं मिलने वाला है, जैसा के पाठक ने बयान में कहा कि हम टीआरई 4 ला रहे हैं, उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा। तो अपीयरिंग वाले फॉर्म अपना नहीं भरें, नहीं एग्जाम दें, क्योंकि एग्जाम में यदि आप बैठेंगे तो आपका एक चांस चला जाएगा। तो इन जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रख करके आपको अपना फॉर्म जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अगस्त में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति जो है आपको निश्चित रूप से होने वाली है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अपने तैयारी में लगे रहिए। आप टीआरई 3 में हिस्सा लें या न लें, अगस्त को देखते हुए तैयारी करें। और जो टीआरई 3 में हिस्सा लेना चाहते हैं वो तो निश्चित रूप से आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप फॉर्म का इंतजार नहीं कीजिए। जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपना नहीं नया बनवाया है तो उनके पास पर्याप्त समय है, वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।